हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत हम लोगों ने मध्य प्रदेश की नदियों को पढ़ना स्टार्ट किया है। नदियों का ये सेकंड लेक्चर है। आज हम लोग देखेंगे कि जो भारत में नदियाँ हैं ये कितने प्रकार की हैं। मतलब बेसिकली आप जब भी नदियाँ पढ़ते हैं तो कुछ आपको पेनिनसुलर रिवर देखने को मिलती है, कुछ आपको हिमालयन रिवर देखने को मिलती है। इनको समझते हैं और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं इनके बारे में देखेंगे। जितना आज कवर होता है कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या करें कवर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश में नदियां, और नदी से संबंधित जो आपके पास शब्दावली है, ये जो शब्दावली है इसको मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर दिया था कि क्या शब्दावली होती है। आज हम लोग देखते हैं कि जो नदियां हैं ये कितने प्रकार की हैं। देखो थोड़ा सा भारत का रेफरेंस लेंगे। जब भी अपन भारत की बात करते हैं, भारत में हमें दो प्रकार की नदियां देखने को मिलती हैं। एक हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, जो हिमालयन नदियां हैं, इन हिमालयन नदियों के बारे में। और हिमालयन नदियों के बाद अपन बात करते हैं एक हमारी प्रायद्वीपीय नदियां आपको देखने को मिलती हैं। बेसिकली अगर मैं नदियों को थोड़ा सा डिफाइन करूंगा तो बेटा इंडियन जियो में ज़्यादा अपन बारीकी से देखेंगे। यहाँ पर एमपी के बारे में पढ़ना है तो उतना हम ज़्यादा देख नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत में दो प्रकार की नदियाँ हैं। एक आपकी हिमालयन नदियाँ हैं, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ आपको देखने को मिलती हैं। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग मध्य प्रदेश में नदी तंत्र के बारे में बातचीत करते हैं, ये आपका मध्य प्रदेश है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो गंगा नदी तंत्र है या हमारा जो यमुना नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, बेसिकली गंगा यमुना दोनों हैं, बट हम लोग इसको क्या करेंगे थोड़ा सा सेपरेट पढ़ेंगे, अलग पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं हमारा जो नर्मदा नदी तंत्र है, ये नर्मदा नदी तंत्र आपको देखने को मिलता है। हमारा जो ताप्ती रिवर सिस्टम है, ये ताप्ती आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर जो गोदावरी नदी तंत्र है, इस गोदावरी नदी तंत्र के बारे में बातचीत करेंगे। और एक अपन यहाँ पर बातचीत करेंगे हमारी जो माही नदी तंत्र है, इस माही नदी तंत्र के बारे में। तो ये काफ़ी मेजर रिवर सिस्टम है जो आपको एमपी में देखने हैं। है तो बहुत सारी नदियाँ, बट ये नदी तंत्र हैं। और नदी तंत्र आपको पता है क्या होता है कि जब कोई एक नदी होती है, जैसे कि ये नदी है और इसमें मिलने वाली काफ़ी सारी जो सहायक नदियाँ होती हैं, इन सबको मिलाकर अपन क्या कह देते हैं, नदी तंत्र कहते हैं। तो नदी मतलब एक सिंगल रिवर, और रिवर सिस्टम मतलब क्या है कि वो और उसमें मिलने वाली काफ़ी सारी नदियाँ, ये आपके पास क्या है, रिवर सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए तो अगर देखो अपन एमपी की बात करते हैं बेटा, ये कुछ बड़े नदी तंत्र हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और माही। इनको बारीकी से समझेंगे। बारीकी समझने से पहले देख लीजिए कि हमारे पास दो प्रकार की नदियां हैं। हिमालयन की जब भी बात करते हैं बेटा, गंगा नदी का तंत्र हमें देखने को मिलता है, मतलब गंगा की जो नदियां हैं ये हमें देखने को मिलेंगी। तो इसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। इनकी बारीक देख लीजिए बेटा। देखो ये हिमालयन नदियां है ना, इनको अपन जानते हैं किसके नाम से, ये आपके पास है बेसिकली आपकी पेरिनियल रिवर। ये जानी जाती है किसके नाम से, ये पेरिनियल जो रिवर होती हैं इसके नाम से जानी जाती हैं। और पेरिनियल रिवर का मतलब क्या है, आप इनको जानते हो सदा नीरा नदी के नाम से। और सदा नीरा का मतलब क्या है कि इनमें आपके पास वर्ष भर पानी उपलब्ध होता है। दूसरी इनकी विशेषता क्या है, इनका जो ओरिजिन है बेटा ये ग्लेशियर से होता है। इनका जो ओरिजिन है ये हमें किसी ना किसी से, जो बर्फ है इस बर्फ से आपको देखने को मिलेगी। बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर इनका क्या होता है बेटा, उद्गम होता है। तो अब ग्लेशियर से पानी आ रहा है, सीधी सी बात है वर्ष भर पानी आपको देखने को मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इनकी जो लेंथ है बेटा, ये लेंथ बहुत ज़्यादा रहती है। लेंथ इनकी कैसी रहती है, लंबी रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि ये पहाड़ों से आती हैं, फिर मैदानी भागों में जाती हैं, फिर इनका समापन होता है। इनकी जो लेंथ है, ये जो लंबाई है बेटा, ये कैसी रहती है, ये ज़्यादा रहती है, याद रखना इस चीज़ के लिए। और अब लंबाई ज़्यादा रहती है तो सीधी सी बात है, जो पानी उपलब्धता है, ये पानी की जो उपलब्धता है ये भी आपको इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ये नवीन नदियां हैं। ये कैसी हैं, ये नवीन नदियां हैं, ये नई नदियां हैं। तो बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी हिमालयन जो रिवर्स हैं और जो प्रायद्वीपीय रिवर्स हैं इनमें क्या अंतर है। बेटा हिमालयन रिवर की ये 5 पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि मेंस में 6 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है और 6 मार्कर में आपको इसको लिख देना है। ये पेरिनियल रिवर होती हैं। पेरिनियल का मीनिंग होता है सदा नीरा, और सदा नीरा का मतलब क्या है कि इनमें हमें 12 माह, इनमें क्या होता है 12 माह पानी देखने को मिल जाता है। और ये बहुत बड़े बड़े फ्लड प्लेन बनाती हैं, बहुत बड़े बाढ़ के मैदान बनाती हैं।
आपने गंगा यमुना दोआब के बारे में सुना है, बहुत बड़ा एलुवियल सॉइल का क्या है, प्लेन है। तो 5-6 बातें आप इनको याद कर लीजिए, आपकी हिमालयन रिवर क्या हो जाएंगी, अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। बेटा इनको अपन बेसिकली परवर्ती नदियों के नाम से भी जानते हैं। बताऊंगा कि परवर्ती और पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं, अभी बस आप इतना समझ लीजिए। सर प्रायद्वीपीय नदियों की क्या विशेषताएं हैं? बेटा देखो ये पेरिनियल है, इनमें सिर्फ कुछ ही रिवर्स हैं, मतलब आपके पास जो मैक्सिमम यहाँ की रिवर है बेटा ये सीजनल होती हैं। ये कैसी होती हैं? ये सीजनल होती हैं। सीजनल होने का मतलब क्या है कि जो वर्षा का मौसम होता है, इस वर्षा के मौसम में पानी उपलब्ध रहता है, और जैसे ही आपके पास गर्मी आती है, इस गर्मी में पानी की मात्रा में कमी आ जाती है, पानी की मात्रा में कमी आ जाती है या पानी सूख जाता है। वर्षा में जो पानी है ये बहुत उपलब्ध रहता है, पानी में उपलब्धता रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कुछ नदियां ऐसी हैं जैसे हमारी वो है नर्मदा है या तापी है, इनमें खत्म नहीं होता, सूखता नहीं है, लेकिन कम हो जाता है, पहले से बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है कि जो मैक्सिमम रिवर है सीजनल है। सीजनल का मतलब क्या है? ये हमारी मौसमी नदियां हैं, सदा नीरा नहीं है। सदा नीरा का मतलब क्या होता है कि वर्ष भर पानी, और इसमें कैसा रहता है, मौसमी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इनकी जो लंबाई है बेटा, इनकी जो लंबाई है या इनकी जो लेंथ है ये कम देखने को मिलती है। कम देखने को क्यों मिलती है? क्योंकि ये बहुत कम समय या बहुत कम समय तक ये बहती हैं, ईस्टर्न घाट से निकल रही हैं, कुछ वेस्टर्न घाट से निकल रही हैं, और वहीं जाके अपना पानी क्या कर देती हैं, डाल देती हैं। तीसरा क्या है बेटा, इनके द्वारा फ्लड प्लेन कम बनाए जाते हैं। ये जो फ्लड प्लेन है, ये फ्लड प्लेन कैसा बनाती हैं, ये कम बनाती हैं। और चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, ये बूढ़ी हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। तो इन्होंने क्या कर लिया है, बूढ़ी हो चुकी हैं मतलब क्या है, अभी ज्यादा बाढ़ लेकर नहीं आ पाती हैं, क्योंकि एक निश्चित रास्ते में बह रही हैं, और एक निश्चित रास्ते में बह रही हैं। तो इनके द्वारा जो नदी घाटियां हैं, आप लोग से पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जिन्होंने घाटी बना ली है या जिन्होंने अपनी वैली बना ली है। ये हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। देखो बेटा हमारे एमपी में हमें दोनों प्रकार के नदी तंत्र देखने को मिलते हैं, चाहे भले आपका वो हिमालयन नदी तंत्र हो या प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हो। आपने पढ़ा होगा कि 2 रिवर सिस्टम है बेसिकली जहां से नदियों का उद्गम होता है, वो एक आपके पास हिमालयन है, एक प्रायद्वीपीय है। अब इनमें अंतर क्या होते हैं मालूम तो चलना चाहिए ना। देखिए एक साथ पढ़ते हैं। ये पेरिनियल रिवर है हिमालयन, ये पेरिनियल नहीं है। क्यों? ये मौसमी है, जब बरसात आती है तब पानी उपलब्ध है, जैसे ही बरसात चला जाता है पानी की मात्रा कम हो जाती है। रीजन ये है क्योंकि ये इनका जो उद्गम स्रोत है बेटा, या तो आपको प्लेटू देखने को मिलता है या कोई हमें माउंटेन देखने को मिलता है। आपको पता है प्लेटू और माउंटेन से पानी रिसता है, और रिसता हुआ पानी तो कम मात्रा में रहेगा। ये सोर्स ऑफ ग्लेशियर है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ये मेल्ट होते हैं, पानी की मात्रा बढ़ती जाती है। क्लाइमेट चेंज आप लोगों ने पढ़ा है, कभी अपन बातचीत करें क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो हिमालयन रिवर और जो पेरिनियल रिवर है, इनमें अगर आपको अंतर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको एक बार और देख लीजिए बेटा, ये वार्षिक है, ये वार्षिक नहीं है, ये ग्लेशियर से निकलती हैं, ये पर्वतों से निकल रही हैं। इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इनकी लंबाई बहुत कम है, ये बहुत फ्लड प्लेन बनाती हैं, ये कम फ्लड प्लेन बनाती हैं। ये नई हैं, नवीन नदियां हैं, इन्होंने अभी नदी घाटियों का विकास नहीं किया है। ये प्राचीन नदियां हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, और नदी घाटियों क्या कर लिया है, विकास इन्होंने कर लिया है। चलिए अब अपन थोड़ा सा देखते हैं कि एमपी की जो नदियां हैं ये कहाँ कहाँ से आपको इनका उद्गम देखने को मिल जाएगा, या इनका जो बहने का क्रम है उसके आधार पर आपसे नदियां पूछी जा सकती हैं कि हमारा जो एमपी है, इस एमपी में नदियों का जो बहाव है उसके आधार पर आपको कौन सी नदियां देखने को मिलेंगी। मैं सिंपल सा आपको बता देता हूं। देखिए जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो आपके पास उत्तरवर्ती नदियां हैं। उत्तरवर्ती का मतलब क्या है कि जो आपके पास क्या होती है, नॉर्थ वर्ड जाती है, उत्तर की तरफ जाती है। तो बेसिकली बेटा देखो, आपने देखा होगा चंबल रिवर के बारे में अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं। हमारी चंबल रिवर है, चंबल के साथ में इसकी जो सहायक नदी है, सॉरी एक और नदी हमारी बेतवा। मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ हमारी जो कैन रिवर है, ये कैन, या मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ सिंध। ये कुछ मेजर रिवर हैं, चंबल, बेतवा, कैन, सिंध, और इनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं जो इनमें आके मिलती हैं या इनके साथ जाती हैं, या इनकी जो सहायक नदियां हैं बेटा, ये उत्तरवर्ती हैं। उत्तरवर्ती का मतलब क्या है, इनका जो ओरिजिन पॉइंट है कहीं ना कहीं साउथ में होगा। इसका मतलब क्या बेटा,
इनका जो ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट आपको रहेगा कहाँ पर, साउथ में। ये किस तरफ बह रही होंगी, इनका जो फ्लोइंग है ये फ्लो कर रही होंगी कहाँ पर, नॉर्थ की तरफ। सीधी सी बात है कि जो स्लोप होगा एमपी का वो उत्तर की तरफ होगा। अगर मैं एक मैप बनाने की कोशिश करूं, ये मान लीजिए हमारा मैप है मध्य प्रदेश का, आप इसको इस तरीके से देखते हैं तो देखिए यहाँ आपके पास क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा विंध्यन रेंज है। और विंध्यन रेंज के बारे में अपन ने पढ़ा है, इसका ढाल या तो नॉर्थवर्ड है, इधर है, या इधर है। अब जो इधर वाली नदियां हैं, यहां से जितनी नदियों का उद्गम होता है, ये सारी की सारी इस तरीके से कहां जाती हैं, उत्तर की तरफ जाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्तरवर्ती नदियों का मतलब क्या है, ऐसी नदियां जो कहीं ना कहीं साउथ से इनका क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, और ये उत्तर की तरफ जा रही होंगी, साउथ इंडिया नहीं, इनका ओरिजिन पॉइंट क्या हुआ, दक्षिण हुआ। समझ गए। चलिए, आपसे पूछा जा सकता है कि साउथवर्ड हमारी कौन सी नदियां हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रिवर हैं जो साउथवर्ड जाती हैं, ऐसी कौन सी नदियां हैं जो दक्षिण की भाग की तरफ क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। तो आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे मैं एक नदी के बारे में यहाँ पर बातचीत करता हूँ, वैनगंगा। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी जो वैनगंगा रिवर है, ये जो बालाघाट जिसके किनारे है, ये आपको देखने को मिलती है। वैनगंगा की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं। पेंच आपके पास जो नदी है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। कानन हमारी एक रिवर है, पेंच, कानन या बरधा, ये जो नदियां हैं ना बेटा, ये सब दक्षिण की तरफ जाती हैं। वैनगंगा, पेंच, कानन और बरधा, ये सब यहाँ से निकल रही हैं। कुछ नदियां इधर से निकलती हैं, इस तरीके से, मतलब इनकी जो बहने की डायरेक्शन है ये साउथ वर्ड है। अच्छा, ये सब हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, आपके मन में सवाल चल रहा होगा। बेटा रीजन ये है कि मेंस में आता है, 3 उत्तरवर्ती नदियों के नाम लिखिए, 4 साउथ वर्ड जो रिवर्स हैं उनके बारे में बताइए। तो 3 मार्कर और 6 मार्कर में आप आसानी से नंबर ले सकते हैं। अब मान लीजिए हमने उत्तरवर्ती पढ़ लिया, दक्षिणवर्ती पढ़ लिया, तो पूर्ववर्ती और पश्चिमवर्ती और पढ़ लेते हैं। मतलब नॉर्थ वर्ड तो आपने देख लिया है, साउथ वर्ड आपने देख लिया है। ऐसी कौन सी नदियां हैं जो ईस्ट वर्ड जाती हैं, और ऐसी कौन सी नदियां हैं जो वेस्ट वर्ड जाती हैं, ये और देख लेते हैं। देखिए, तीसरे नंबर पर अपना आता है ईस्ट वर्ड। तो जब भी मैं आपसे यहाँ पर ईस्ट वर्ड के बारे में बातचीत करता हूँ, या जो आपके पास पूर्ववर्ती नदियां हैं इनके बारे में आपसे बातचीत करूं, तो बेटा ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देख सकते हैं, हमारी जो सोन नदी है, ये सोन, और इसकी एक सहायक नदी है हमारी कौन सी, जोहिला। ये दोनों नदियां आप लोग लिख सकते हैं, सोन एवं इसकी जो सहायक नदियां हैं ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। और आपसे कोई पूछता है कि सर वेस्ट वर्ड कौन सी है, पश्चिम की तरफ आपके पास कौन सी जाती हैं, या आपसे कोई पूछ सकता है कि जो पश्चिमवर्ती नदियां हैं ये कौन सी हैं, आप लोग बता दीजिएगा। हमारी 2 बड़ी नदी हैं, एक अपन बात करते हैं किसके बारे में, नर्मदा नदी के बारे में, एक अपन बात करते हैं किसके बारे में, ताप्ती नदी के बारे में। तो नर्मदा, ताप्ती और इनकी जो सहायक नदियां हैं, और इनकी जो सहायक नदियां हैं बेटा, ये सारी की सारी क्या है, हमारी वेस्ट वर्ड रिवर हैं। तो एमपी में आपसे कोई 3 मार्कर में पूछता है, या आपसे कोई 6 मार्कर में पूछता है, ऐसी कौन सी रिवर है जो उत्तर की तरफ जाती हैं, दक्षिण की तरफ जाती हैं, पूर्व की तरफ जाती हैं, पश्चिम की तरफ जाती हैं। कोशिश करिएगा आप लोग क्या कर पाए, इनको याद रख पाए। तो हमने देखो 2 चीजों पर डिस्कशन किया है बेसिकली अभी। एक हमने ये देखा कि कौन कौन से नदी तंत्र आपको देखने को मिलते हैं। बेटा ये लिखे हुए हैं नदी तंत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, माही। हमने देखा कि ये नदी तंत्र कौन कौन से हैं। हमारे पास कुछ ऐसी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, हमारे पास कुछ ऐसी नदियां हैं जो हमारी हिमालयन रिवर हैं। ये दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी। अपन एक काम करते हैं कि नदियों को लेते हैं बारीकी से, और सारी नदियों को क्या करते हैं यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो नदी रहेगी बेटा, ये रहेगी चंबल। सबसे पहली आपके पास जो रिवर है बेटा, ये रहेगी आपके पास कौन सी, चंबल जो नदी है। इस चंबल नदी के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। आप सारी नदियों को पढ़ने के लिए ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे नहीं बढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक बातें समझना है। चंबल आपके पास जो है, इसका बेटा प्राचीन नाम हमारे एमपीपीएससी में बहुत पूछा जाता है। इसका जो ओल्ड नेम है या इसका जो रिलीजियस नेम है, ये क्या है आपको बताना है। ये है चर्मणवती के नाम से जानी जाती है। ये जानी जाती है किसके नाम से, चर्मणवती के नाम से। ठीक है, चर्मणवती के नाम से क्यों जानी जाती है, ऐसा माना जाता है इतिहास में एक राजा रहे थे, राजा रंतिदेव, और इन राजा रंतिदेव ने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में जो गाय थी, इन गायों की बलि दी गई,
और इनकी जो चर्बी थी, इस चर्बी से जो खून निकला, जो लहू निकला, वो लहू ही आपके पास क्या हुआ, चंबल नदी के नाम से जानी जाती है। तो चंबल का आपको प्राचीन नाम याद रखना है, ये चर्मणवती के नाम से जानी गई है। और चर्मणवती क्यों कहते हैं, क्योंकि रंती देव एक राजा थे मालवा के, इन्होंने क्या किया, यज्ञ किया और उस यज्ञ में गायों की बलि दी और उसका जो ब्लड था, जो उनका लहू था, जो खून था, उससे एक नदी निकली, अपन इसको जानते हैं किसके नाम से, चंबल के नाम से। इसका उद्गम आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट कि इसका उद्गम कहां से होता है, तो बेटा आप सबको पता है जानापाव। जानापाव हमारी जो पहाड़ी है, इस जानापाव पहाड़ी ये कहां पर है सर, अपन बात करते हैं हमारा जो महू है, महू कहां पर है बेटा, ये इंदौर। ये जानापाव पहाड़ी कौन सी है बेटा, ये वही है जहां पर भगवान परशुराम, जो आपके भगवान परशुराम हैं, इन्होंने तपस्या की थी बेटा। भगवान परशुराम की ये तपस्या स्थली है, यहाँ से निकली हुई है ये। तो आपको याद रखना है कि चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, चर्मणवती। इसका उद्गम कहाँ से है, जानापाव पहाड़ी। कहाँ पर है, महू। महू याद कीजिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर यहीं पर रहे हैं, यहीं पर ये बड़े हुए हैं, यहीं पर इनका क्या था, बचपन गुजरा है हमारे। और बेसिकली ये अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। बेसिकली आज के टाइम पर ये जाना जाता है किसके नाम से, अम्बेडकर, आपके पास जो नगर है इस अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ से निकली हुई है। इसकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई क्या है बेटा। जब भी मैं आपसे लंबाई के बारे में बातचीत करता हूँ, थोड़ा सा याद रखिएगा, टोटल जो इसकी लेंथ है, टोटल इसकी जो लेंथ है, ये हमें देखने को मिलती है 10 और 30 किलोमीटर, 10-30 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। लेकिन हमारा जो मध्य प्रदेश है, हमारा जो मध्य प्रदेश है, इसमें आपको देखने को मिलती है 965 किलोमीटर। किसी किसी किताब में 960 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। मतलब टोटल जो लंबाई है वो 1030 किलोमीटर है। ओनली MP में 965 क्या है किलोमीटर, आपको क्या रखना है, याद रखना है। और क्या आपको याद रखना है बेटा, इसका जो मुहाना है, कि सर आप नदी में लिख रहे हो, हाँ बेटा, इसका जो मुहाना है या इसका जो माउथ है, आपको याद रखना है ये यमुना नदी है। ये आपको याद रखना है यमुना रिवर को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। कहाँ पर, हमारा जो इटावा है, हमारा जो इटावा है, इटावा कहाँ पर बेटा, यूपी में। यहाँ पर ये यमुना नदी, इधर से यमुना आ रही है और चंबल इसमें जाकर क्या होती है, मिल जाती है। आपको याद रखना है कि दक्षिण की तरफ से आने वाली सबसे बड़ी जो नदी है यमुना में मिलती है, वो हमारी कौन सी है बेटा, चंबल है। अब ये आपको परेशान कर रहा होगा कि सर नदियों में लिखता कौन है बेटा। ये वो वाला तरीका है, अगर आप मेंस में लिखने जा रहे हैं, एक नदी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये आपको पूरे के पूरे क्या दिलाएगा, 6 मार्कर का जो क्वेश्चन है, इसमें 4.5 के आसपास नंबर दिला देगा, या 5 नंबर भी आपको कोई क्या कर सकता है, एग्जामिनर दे सकता है। आप चाहें तो इसमें जो डैम है उस डैम के बारे में भी लिख सकते हैं। तो हम पहली जो नदी है चंबल के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। इसका जो प्राचीन नाम है ये चर्मणवती है। उद्गम स्थल की जब भी आपसे कोई बात करता है, आप बताएंगे जानापाव पहाड़ी। ये है कहाँ पर, ये है महू में, और महू कहाँ आता है बेटा, इंदौर में। बेसिकली जाना जाता है अंबेडकर नगर के नाम से। तो सर जानापाव पहले कैसे फेमस था बेटा, जो परशुराम है, भगवान परशुराम, इनकी तपस्या स्थली मानी जाती है। आपको बताना है कि भगवान परशुराम जो है, इनके पिताजी और माताजी का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। लंबाई टोटल है बेटा 1030 किलोमीटर और MP में है 965 किलोमीटर, आपको याद रखना है। इसका जो मुहाना है ये आपको याद रखना है यमुना नदी, और यमुना नदी में कहां पर, इटावा, उत्तर प्रदेश में। ये तो इसके बारे में क्या हुई बेटा, बेसिक जानकारी हुई। अब अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं हमारी चंबल नदी को, कि क्या हमें देखने को मिल सकता है इसके बारे में। देखो सारी जो नदियां हैं हम उनको इसी तरीके से कवर करेंगे। मैं समझ सकता हूं थोड़ा हमारा MP GK का सीरीज स्लो चल रहा है, बट ये ऐसा है कि आप एक बार पढ़ लीजिए, MPPSC प्रीलिम्स और MPPSC मेंस दोनों में आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी लेवल पर, ठीक है। चलो देखो, मैं बनाते हैं अपने मध्य प्रदेश का प्यारा सा, ये हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, महू है। अब लोकेशन को आप इधर उधर मत करिएगा बेटा, ये इस तरीके से आपके पास जाती है और जाने के बाद इस तरीके से, और सॉरी ये ब्लैक से बनाते हैं अपन, ये इसका फ्लो है,
ये जाती है बॉर्डर 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 बॉर्डर, इस तरीके चली जाती है कहाँ पर, हमारे यूपी में। देखिए ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर महू है, महू कहाँ पर है बेटा आपके पास, हमारे एमपी में। ये इसका उद्गम पॉइंट है। ये मान लीजिए इधर से आ रही है हमारी कौन सी, यमुना नदी, ये जा रही है, और ये अपन ने लिख दिया क्या, इटावा। इटावा कहाँ पर है बेटा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लंबाई आप सबको पता है कि सर कितनी लंबाई है इसकी, तो दो बातें याद रखना है, 1030 ये इसकी टोटल लंबाई है, एक आपको याद रखना है 965 किलोमीटर। ये कहाँ पर है बेटा, ये हमारा जो एमपी है इसमें आपको देखने को मिल जाती है। देखो बेटा बेसिक क्वेश्चंस क्या है, ये नदी बेसिकली पहले बहती है उत्तर की तरफ। अगर मैं इसका जो फ्लो के बारे में यहाँ पर बातचीत करूँ कि ये किधर की तरफ फ्लो करती है, तो आप देख सकते हैं पहले जाती है उत्तर की तरफ और फिर जाती है पूर्व की तरफ। तो इसका फ्लो आपसे पूछा जा सकता है, आपको बताना है ये नॉर्थ और ईस्ट जाती है। पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, हमारी चंबल नदी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्या है, एमपी और ये राजस्थान है। एमपी और राजस्थान का बॉर्डर तो बनाती ही बनाती है, साथ में एमपी और यूपी का बॉर्डर भी बनाती है। अगर आपसे कोई पूछ सकता है ये कौन कौन से बॉर्डर स्टेट हैं, आप लिख दीजिए कि हमारा जो एमपी और राजस्थान है इनके बीच में बनाती है, हमारा जो एमपी और यूपी है इसके बीच में ही बनाती है, ये यूपी और ये राजस्थान। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि यूपी और राजस्थान के बीच में क्या करती है, बॉर्डर बनाती है। बेटा प्रीलिम्स के बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट यहीं से निकलते हैं कंसेप्ट के साथ में, समझते चलिए। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, हमारा जाना पाव हिल्स है, इस तरीके से हम हिल बना देते हैं, हिल से निकल रही नदी आपके पास इस तरीके से जाती है, जाने के बाद ये अपना कौन है बेटा, राजस्थान है। ठीक है, अब देखो इसके साथ एक समस्या है। समस्या क्या है, इसके स्टेट देखिए, 3 स्टेट हैं, 3 राज्य हैं, कौन कौन से, हमारा एमपी, एमपी के बाद अपना राजस्थान और राजस्थान के बाद यूपी। तो कितने राज्यों में फ्लो करती है, 3 में फ्लो करती है। मैक्सिमम जो पोर्शन है, मतलब क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि बढ़ता हुआ क्रम क्या है, आपको बताना है। सर्वाधिक एमपी में फ्लो करती है और सबसे कम हमारे यूपी में फ्लो करती है। सर्वाधिक एमपी में बहती है, सबसे कम यूपी में। मतलब आप इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि एमपी, राजस्थान और यूपी, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, बिल्कुल क्रम से लिखे हुए हैं, ये आपको आता है। देखिए ये जो चंबल हमारे पास नदी है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि आपने रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट एमपी का पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूं RVP के बारे में, इसे मैं लिख सकता हूं नदी घाटी परियोजना। सर क्या होता है नदी घाटी परियोजना, बेटा पूरा एक सेपरेट लेक्चर रहेगा इस पे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि नदियों पे हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं, और डैम बनाने के बाद इनके मल्टीपल यूजेस करते हैं। सर मल्टीपल यूजेस का मतलब क्या है, देखिए अपन ने डैम बना लिया, तो डैम बना के पानी स्टोर किया, हम इसमें क्या कर देते हैं, केनाल बना लेते हैं, नहर बना लेते हैं। हम इसको जो टूरिज्म है इस टूरिज्म के तौर पर बना लेते हैं। हम इसको जो ड्रिंकिंग वाटर है इस ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। मल्टीपल यूजेस हैं, पर्यटन के लिए, कृषि के लिए, या अपन बात करें पीने के पानी के लिए या मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, इसकी अलग समस्याएं, इसके अलग फायदे, बट आप समझ लीजिए मल्टीपल हैं। तो बेटा नदी घाटी जो परियोजना है चंबल, अगर हम लिखता हूं यहाँ पर चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट, तो आपको ऐसे याद रखना है, हमारा जो एमपी है इस एमपी का बेटा फर्स्ट है। पूछा जा सकता है कि पहला नदी घाटी परियोजना कौन सी हमारे एमपी की, ये है चंबल। बेटा कब स्टार्ट हुई थी, ये 1949 पे इस पे कार्य प्रारंभ होने की बात हुई थी, और फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है ये 1953 में क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो किसी किसी किताब में लिखा रहता है चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट 1953 में स्टार्ट हुई, ये थोड़ा सा गलत है। 1949 में इस पे कार्य हुआ था और 1953 में क्या हो गया था, काम कंप्लीट हो गया था। दूसरा आपको याद रखना है, जो भारत है इस भारत की सेकंड है, भारत की सेकंड है, और आपको याद रखना है ये वर्ल्ड की थर्ड वन है, वर्ल्ड की तीसरी है। देखिए चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट एमपी का पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ये भारत का दूसरा रिवर वैली प्रोजेक्ट है, और ये वर्ल्ड का थर्ड वन है। सर जो दुनिया के पहले दूसरे कौन से हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, देखो वर्ल्ड की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, वर्ल्ड में आता है टेनेंसी नदी घाटी परियोजना। ये टेनेंसी नदी घाटी परियोजना कहाँ की बेटा, ये है अमेरिका की। कहाँ की है, अमेरिका की। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं कि सर भारत का कौन सा है, तो बेटा देखो भारत का जो पहला है ये है दामोदर नदी घाटी परियोजना,
भारत का कौन सा है दामोदर नदी घाटी परियोजना, कहाँ पर है वेस्ट बंगाल में, कहाँ पर है आपके पास बेटा वेस्ट बंगाल में। दुनिया का कौन सा है टेनेंसी, कहाँ पर है आपके पास यूएसए, यूएसए को आप लोग जानते ही जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन इलेक्शन अभी चर्चा में है। ठीक है, तो देखिए ये एमपी की पहली रिवर वैली प्रोजेक्ट है, 1949 में कार्य स्टार्ट हुआ था और फाइनल जो प्रोजेक्ट है बेटा ये 1984 के आसपास क्या हुए थे, कंप्लीट हो गए थे। इसमें कुछ डैम हैं, मैं आपको उन डैमों के बारे में बता देता हूं, इनकी क्षमता और जो कैपेसिटी आप लोग एक बार देखते रहिएगा कि कौन कौन से डैम हैं हमारी चंबल नदी पर। देखो भाई डैम के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये आरबीपी का हिस्से हैं डैम। आपने सुना होगा बेटा गांधी सागर बहुत परेशान करता है, एक आपका जो गांधी सागर है और एक आपका कौन सा इंदिरा सागर है। बेटा जो गांधी सागर है ये आपको मंदसौर में देखने को मिलेगा, मंदसौर में आपको देखने को मिलता है। एक अपने यहाँ पर बातचीत करते हैं जो कोटा बैराज है, कोटा बैराज ये आपको बेटा कोटा में देखने को मिलता है। एक अपन यहाँ पर बात करते हैं जो राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप जो सागर है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, हमारा जो राजस्थान है इस राजस्थान में। तो देखो बेटा आपको 3 डैम के बारे में याद रखने हैं। एक हमारा गांधी सागर ये मंदसौर में है, कोटा बैराज आपको कोटा में देखने को मिलेगा, राणा प्रताप सागर की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं ये भी आपको राजस्थान में ही देखने को मिलता है। पूछा जा सकता है कि बेसिकली कि ये कौन कौन से डैम हैं, एक गांधी सागर एक कोटा बैराज, बेटा एक कोटा सागर भी है ना, एक आपको कोटा सागर भी आपको यहाँ पर याद रखना है। कोटा सागर और कोटा बैराज ये दोनों कहाँ पर बेटा आपके पास कोटा में है। तो ये 4 इस पर क्या है डैम है। इनकी क्षमता आपको याद रखनी है, कितना पानी स्टोर कर सकते हैं ये, कितनी यहाँ पर बिजली उत्पादित होती है, ये आपका टास्क है। कोशिश करिएगा कि वीडियो देखने के बाद इन डैम की जो क्षमता है, यहाँ पर प्रोजेक्ट है बेटा बिजली उत्पादित की जाती है, तो कौन से डैम से कितनी बिजली उत्पादित की जा रही है ये आपको पढ़ना है और आफ्टर रीडिंग आपको कमेंट करके बताना है कि कोटा गांधी सागर की क्या क्षमता है, कोटा बैराज की क्या है, राणा प्रताप सागर की क्या है और आपका जो कोटा सागर है इसकी क्या क्षमता है, आपको क्या करना है बताना है। देखो ये जो नदी है ये और कई सारे कामों के लिए जानी जाती है। कौन कौन से काम है मैं दोनों आपको बता देता हूं, अच्छे सुनिएगा। देखो एक तो ये एलुवियल सॉइल के लिए जानी जाती है, एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है, राजस्थान हो एमपी हो या आपके पास यूपी हो, तो जलोढ़ मृदा का क्या करती है निर्माण करती है, आपको याद रखना है। अब अगर जलोढ़ मृदा का निर्माण कर रही है तो बेटा देखो सीधी सी बात है, हमारा जो एमपी है, हमारा जो राजस्थान है और हमारा जो यूपी है, यह तीनों में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इसने और इसे अपन लोग जानते हैं किसके नाम से, मृदा अपरदन के नाम से। इसके द्वारा एक मृदा अपरदन किया जाता है। मृदा अपरदन को अपन लोग जानते हैं किसके नाम से, गली इरोजन के नाम से। इसे आप लोग जानते हैं किसके नाम से, गली इरोजन। सर गली इरोजन क्या है बेटा, ये जाना जाता है अवनालिका अपरदन, ये जाना जाता है किसके नाम से, अवनालिका अपरदन। मतलब क्या है, जब ये काटती है मिट्टियों को तो ये नाली टाइप से बना देती है, ना सिर्फ नाली बनाती बल्कि इसमें गहरे गहरे खड्डे बना देती है, खड्डे बनाती है। इन्हें अपन जानते हैं खड्डों के नाम से, गहरे खड्ड या रेविंस। आपसे पूछा जाता है कि रेविंस कौन सी नदी बनाती है सबसे ज्यादा, ये चंबल बनाती है। तो सर इससे दिक्कत क्या है बेटा, इससे 2 प्रॉब्लम है। क्या, एक तो आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है ये एग्रीकल्चर लैंड खराब होता है, दूसरा ये जो गहरे गहरे गड्ढे हैं ये जो बीहड़ होते हैं, आपने सुना होगा बीहड़ चंबल की एक समस्या है, इन बीहड़ों को आश्रय प्रदान करती है। चंबलों क्या करती है, सॉरी बीहड़ों को आश्रय प्रदान करती है, इसीलिए चंबल को बीहड़ों का स्वर्ग बोला गया है। पूछा जा सकता है कि बीहड़ों का स्वर्ग क्या है, हेवन ऑफ जो बीहड़ है उनका हमारी चंबल रिवर है, क्योंकि बहुत गहरे खड्डे बना देती है, उस पर पेड़ पौधे उग जाते हैं, जो डाकू होते हैं जो बीहड़ होते हैं उसमें छुप जाते हैं, पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाती है क्योंकि ये अपने रास्ते बदलती रहती है और यही फैक्टर है बेटा। जो चंबल नदी है इसको सौरो ऑफ एमपी बोला जाता है। आपसे पूछ सकता है कि सौरो ऑफ एमपी क्या है, मध्य प्रदेश का शोक हम किस नदी को कहते हैं, हमारी चंबल नदी है, क्योंकि ये अपने रास्ते को बदलती रहती है और कभी भी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। डैम आपको याद रहेंगे, मृदा अपरदन आपको यहाँ पर याद रहेगा, गली इरोजन है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कहां पर सबसे ज्यादा, तो देखो बेटा स्टेट आपको याद रखना है कि पहले नंबर पर एमपी, गली इरोजन कहां पर सबसे ज्यादा, एमपी में। दूसरे नंबर पर राजस्थान,
राजस्थान, और तीसरे नंबर पर कहाँ पर आपके पास जो यूपी है, इस यूपी में। तो तीनों आपको क्या रखने, याद रखने, सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है एमपी में, दूसरे नंबर पर होता है राजस्थान में, तीसरे नंबर पर होता है कहाँ पर बेटा आपके पास, यूपी में। तो 3 ही स्टेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एमपी में बड़ी समस्या है। एमपी में समस्या क्या है बेटा, ये देख लीजिए। देखो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना बेटा, ये मध्य प्रदेश का यहां से लेके यहां तक पूरा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। अपन इसको जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर होता है मृदा अपरदन बहुत बड़ा वाला। तो ये जो मृदा अपरदन है ये कहाँ कहाँ पर होता है, सुन लीजिएगा जरा। देखो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा मुरैना, पहले नंबर पर आता है कौन सा, मुरैना। दूसरे नंबर पर आता है आपके पास कौन सा, हमारा भिंड। और तीसरे नंबर पर आता है बेटा कौन सा, श्योपुर। तो सर्वाधिक मृदा अपरदन कहाँ पर होता है, हमारे मुरैना में होता है। अब मृदा अपरदन होता है तो यहाँ पर एक समस्या होती है बीहड़। पूछा जाता है कि बीहड़ों की समस्या से प्रभावित कौन है। बीहड़ आपके पास जो समस्या है, इस समस्या से प्रभावित है हमारा मुरैना, सॉरी भिंड। सर्वाधिक प्रभावित कौन है बेटा आपके पास, भिंड है। सर बीहड़ तो आपको मुरैना में देखने को मिलेंगे, पर बीहड़ समस्या से प्रभावित भिंड क्यों है बेटा। देखो ये मुरैना में आके छुपते हैं, मुरैना में आके छुपते हैं और भिंड में जाके क्या करते हैं, उत्पाद मचाते हैं। उत्पाद का मतलब क्या है, ये अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं बेसिकली। ऐसे लोग जो परिवार के सताए हुए हैं या सरकार के सताए हुए हैं, ये लोग सामान्य लोगों को परेशान ना करके मजबूत जो इकाई है उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। और आपके पास क्या बेटा, ये बीहड़ है। तो सबसे ज्यादा बीहड़ कहाँ पर है, मुरैना में। प्रभावित कौन सा राज्य आपके पास बेटा, भिंड है, याद रखना। और यही कारण होता है हमारे जो एरिया है पूरा का पूरा ये अविकसित है। अविकसित होने का मतलब क्या है कि देखो ना तो आपके पास यहाँ पर कृषि देखने को मिलेगी क्योंकि हो नहीं पाती ना, बेसिकली मृदा रुक ही नहीं पाती है। दूसरा क्या है, यहाँ पर उद्योग नहीं है इतने सारे। अगर उद्योग हो तो ये लोग आसानी से काम करने लगे। तो बेरोजगारी की समस्या है, भूखमरी की समस्या है। और यही फैक्टर है कि यहाँ पर हमें जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। और सबसे कम जो सेक्स रेशियो वाला रीजन है हमारे एमपी का वो यही है। भिंड 837, मुरैना 840, श्योपुर आपके पास ग्वालियर 843। ये 3 लोएस्ट सेक्स रेशियो वाले स्टेट हैं एमपी में, यही है। तो जिले हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे नदियों के बारे में बेटा, काफी सारी बातें हैं। मैं आपको इसी तरीके से सारी नदियां पढ़ाने वाला हूं। आज हमने सिर्फ चंबल नदी के बारे में समझा है। आप समझ सकते हैं हम कितनी डिटेल में जाके नदियों को पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो कोशिश करें आप इनको लाइक करें, कमेंट करके आपके फीडबैक जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कैसे भी करके।